मैं हर रात सोने से पहले अपने पापा से मिलने उनके कमरे में जाती थी। ऐसे ही एक दिन मेरे पापा शहर से बाहर गए हुए थे और हर रोज़ की तरह मैं उनसे मिलने उनके कमरे में चली गई। तभी मैंने सामने जो देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर मेरे भैया मेरी मम्मी को 2 बजे रात में लेटाकर लगातार 3 घंटे तक मसाज किए। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। हमारे घर में मैं, मेरे भैया और मम्मी पापा, दादा और दादी रहते थे। ठीक 2 साल पहले मेरी दादी और मम्मी ड्राइवर के साथ मार्केट जा रही थीं। तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो गया और उस घटना में मेरी मम्मी और दादी दोनों भगवान के घर चली गई। तब से हमारे घर में केवल 4 ही लोग रहते हैं, मैं, मेरे भैया और दादा और पापा। तब दादा से लेकर अड़ोस पड़ोस के लोग भी मेरे पापा से कई बार कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन पिताजी हर बार यही कहते कि मैं शादीशुदा हूँ और अब दूसरी शादी नहीं कर सकता। दादा के कितना समझाने पर भी पापा शादी करने को तैयार नहीं थे। मम्मी का निधन हुए 2 साल हो गया था और पापा दूसरी शादी भी नहीं कर रहे थे। इसलिए दादा पिछले 9 महीने से अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लिए थे, लेकिन वह किसी न किसी कारण से महीने में 10 दिन की छुट्टियां ले लेती थी। कई बार मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं अभी 14 साल की थी, इसलिए मैं ठीक से खाना नहीं बना पाती थी। पापा को भी बाहर की खाना खाने से तकलीफ होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह बाहर से खा के आते थे। मेरे पापा जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, वहाँ पर एक 24 साल की लड़की भी आया करती थी। उस लड़की का नाम दीपिका था और वह मेरे पापा पर फिदा थी, क्योंकि मेरे पापा उससे उम्र में 10 साल बड़े थे। फिर भी वह उनके पीछे पड़ी हुई थी। मेरे पापा का उम्र अभी 36 साल था। पापा से शादी करने के लिए दीपिका उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। एक दिन की बात है, जब पापा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वह लड़की भी वहाँ मौजूद थी, तभी कुछ कुछ लफंगे लड़के वहाँ पर आ गए और उस लड़की को अकेले टेबल पर बैठे देखकर उसको छेड़ने लगे। ये सब मेरे पापा से देखा नहीं गया, तो पापा उसके पास जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। फिर वह लफंगे लड़के वहाँ से चले गए। इस तरह से मेरे पापा और उस लड़की दीपिका के बीच बातचीत शुरू हो गई। अब मेरे पापा जब भी खाना खाने उस रेस्टोरेंट में जाते, तो वह लड़की मेरे पापा के टेबल पर आकर बैठ जाती और उसी टेबल पर वह भी खाना खाती और बातें करने लगती। ऐसे ही दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उस लड़की और मेरे पापा के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं। फिर एक दिन पापा के पास उस लड़की का फ़ोन आया। उसे एक किराए का रूम चाहिए था, तो वह चाहती थी कि वह जगह पापा देखें, लेकिन पापा वे जगह देखने से इनकार कर रहे थे। फिर दूसरे दिन उस लड़की का फ़ोन आया। अब की बार पापा उसे मना नहीं कर पाए, घर देखने जाने के लिए हाँ कर दिए। अगले दिन पापा नहा धोकर तैयार हो गए और नाश्ता करके चले गए। उधर दीपिका पापा से शादी करने के लिए प्लान बन रही थी। जब पापा उस जगह पर पहुंचे, तो कुछ गुंडे दीपिका से ज़बरदस्ती कर रहे थे। जब पापा ने उन्हें रोका, तो वह गुंडे कहने लगे कि ये तेरी क्या लगती है, क्या ये तेरी बीवी है जो तेरे कहने से इसे छोड़ दें। फिर उस गुंडों ने पापा को धक्का दे दिया, जिससे पापा गिर गए और उन्हें चोट लग गई। इधर गुंडे दीपिका के कपड़े उतारने लगे। तभी दीपिका बोली, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बदले में ये सारी पैसे ले लो। इतना सुनते ही गुंडे पूछने लगे कि चलो बताओ, कौन है वो तेरा आशिक, कहीं हमसे बचने के लिए तो झूठ नहीं बोल रही है ना तू। फिर दीपिका ने पापा की तरफ इशारा किया। गुंडे गला फाड़कर हंसने लगे थे और इधर पापा सब कुछ देख रहे थे। जब पापा ने देखा कि दीपिका उन्हें अपना आशिक बता रही है, तब पापा ने एक कदम उठाया दीपिका को बचाने के लिए। जल्दी से पापा उठकर गुंडे के पास गए और बोले कि अगर यह मेरी पत्नी होती तो क्या तुम लोग इसे छोड़ देते। तभी गुंडे का सरदार बोला, बिल्कुल छोड़ देते, लेकिन यह सारा पैसा लेकर। फिर पापा ने एक गुंडे के हाथ से चाकू छीना और अपने हाथ काट कर दीपिका के मांग में अपना खून भर दिए और फिर गुंडों से बोले, देख लो, अब से यह मेरी पत्नी है, अब तो इसे छोड़ दो। तब गुंडे का सरदार बोला, बिल्कुल छोड़ देंगे, लाओ वह सारे पैसे दो। दीपिका ने सारे पैसे उन गुंडों को दे दिए। फिर वह गुंडे पैसे लेकर वहां से चले गए। अब पापा ने उस लड़की दीपिका से शादी कर ली थी। ये सब पहले से ही प्लान हो चुका था और इस प्लान को दीपिका अंजाम दे रही थी। खैर, अब दीपिका और पापा की शादी हो गई थी। पापा ने अब दीपिका को उस जगह पर छोड़ना सही नहीं समझा, इसलिए पापा दीपिका को लेकर हमारे घर आ गए। हमारी दूसरी माँ दिखने में बहुत सुंदर थी। दिखने में वह बिल्कुल अंग्रेजों की तरह गोरी और जवान थी। पापा की शादी वाली रात को मैं उनसे मिलने उनके कमरे में गई, क्योंकि मैं सोने से पहले पापा से मिलती थी। आज भी जब मैं पापा के कमरे में गई, तो वहाँ मैंने अपनी दूसरी मम्मी को कपड़े पहनाने में मदद की। इस वक्त मेरे पापा कमरे में नहीं रहते थे, तो मैं अंदर से बाहर निकल आई। तभी पापा बाथरूम से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मैं पापा को देखकर पापा के गले से लग गई और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं हर रात पापा से मिलने के बाद ही सोने के लिए जाती थी। मेरी नई माँ कभी भी मुझ पर क्रोधित नहीं होती थी। जब से पापा की दूसरी शादी हुई है, मेरी नई माँ बहुत खुश दिखने लगी थी। पापा को मेरी नई माँ बहुत प्यार करती थी। माँ का स्वभाव बहुत मधुर था और उनके घर में आने के बाद से ही घर में हर तरफ खुशियाँ फैल गई थीं। अब हमें भी अपने माँ का हाथ का बना खाना खाने को मिलने लगा था।
मेरे भैया तो नई माँ के हाथ का खाना खाने के लिए इतना पागल था कि कभी कभी वह यूनिवर्सिटी भी नहीं जाता था और घर पर अपनी माँ के साथ बातें करने में समय बिताता था और उनके हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाता रहता। एक दिन मैं घर पर थी। पापा सुबह अपने ऑफिस चले गए थे। उस दिन भैया ने भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली थी। दादाजी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। मैं हॉल में बैठकर पेंटिंग कर बना रही थी। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। तभी अचानक मुझे अपनी माँ के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। उसने ऐसी आवाज़ निकाली जैसे कोई उनको दर्द दिया हो। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ दौड़ी। जब दरवाजे पर गई तो वहाँ भैया आगे आए। उन्होंने कहा, तुम अपना काम करो, जाओ। मैं तो यह देखने आई थी कि माँ क्यों चिल्लाई थी, लेकिन भैया ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। फिर भैया माँ के कमरे में चले गए और उनके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मुझे लगा कि कोई माँ का काम होगा या फिर भैया का माँ से कुछ ज़रूरी बातें करना होगा, इसलिए मैं वापस अपने पेंटिंग में लग गई। कुछ देर बाद भैया माँ के कमरे से बाहर आए। मैं भैया से पूछी कि माँ से क्या बातें करें थे। फिर भैया ने कहा कि कुछ नहीं, उनके बाथरूम की लाइट नहीं जल रही थी, बस मैं वहीं ठीक करने गया था। भैया इतना कहकर अपने रूम में चले गए और मैं अपनी ड्राइंग फिर से शुरू कर दी। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब मुझे भैया और माँ के बीच अधिक नज़दीकियाँ महसूस होने लगी थीं। कुछ दिन बाद भैया का जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन की खरीदारी करने के लिए हमारी नई माँ के साथ गए थे। अगले 7 दिन बीत गए और भैया का जन्मदिन आ गया। भैया का जन्मदिन खूब अच्छे से मनाया गया। जन्मदिन का केक काटने के बाद पापा का कॉल आ गया तो वह कुछ ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर चले गए। जन्मदिन का पार्टी सबने खूब एंजॉय किया। भैया के दोस्तों की तरफ से और परिवार की ओर से कई गिफ्ट्स आए। मैं भैया की वह सभी गिफ्ट देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए मैं भैया को बुलाने उनके कमरे में गई, क्योंकि मैं उनसे पूछे बगैर उनका गिफ्ट नहीं खोल सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो भैया मुझ पर चिल्लाते। मैंने उसे भैया को उनके कमरे में देखा तो वह वहाँ नहीं थे। इसके बाद मैंने भैया को घर में ढूंढना शुरू किया। तभी मुझे माँ के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैं उनके कमरे के पास गई तो देखा कि भैया माँ के पीछे खड़े हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी माँ को पीछे से गले लगा लिया हो, लेकिन मम्मी सिसकियाँ ले रही थीं। तभी मेरी आवाज़ ने उन दोनों को मेरी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने भैया से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो माँ ने भैया से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं शिवम के जन्मदिन पर इसे एक गिफ्ट देना चाहती थी, वही देने के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया था। मुझे लगा कि माँ मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर गिफ्ट देने के लिए बुलाई थी तो फिर भैया पीछे से हक क्यों किए थे और माँ सिसकियाँ क्यों ले रही थीं। उसके बाद वह अचानक कभी भैया के कमरे में चली जाती, कभी भैया उनके कमरे में चले जाते। यह सब अब देखते ही देखते 1 महीने दिन बीत गए, लेकिन मेरी माँ दीपिका अभी भी थोड़ी उलझन में लग रही थी। जब भैया यूनिवर्सिटी चले गए तब माँ ने मुझे कुछ बातें बताईं, जिसे सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। माँ ने कहा, शिवम का व्यवहार मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। अभी 3 दिन से मैं शिवम के कमरे में सो रही हूँ। वह हर रात आधी रात को उठकर कहीं चला जाता है। मुझे इस घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये सब सुनकर मुझे लगा कि इस बारे में मुझे भैया से बात करने की ज़रूरत है। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब भैया घर आया तो मैं देखी कि माँ भैया को खाना खिलाने में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त है। उस रात मैं हर दिन की तरह पापा से मिलने उनके कमरे में गई। फिर मैंने माँ के कमरे का दरवाज़ा खोला। फिर सामने मैंने भैया को देखी। उसे देखकर मुझे आज एहसास हुआ कि कुछ तो इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है। पापा आज रात भी घर नहीं आए थे। वह सुबह ही कहकर गए थे कि आज रात को हम नहीं आएंगे। सुबह कुछ लोग काम के सिलसिले में उन्हें लेकर गए थे, लेकिन इस बार मैंने भैया को देखा कि वह माँ को उनके कमर से पकड़कर उन्हें गले लगा रखा था। मैं भैया से पूछी कि वह माँ के कमरे में क्या कर रहे थे। फिर उसने कहा कि माँ को उनकी माँ की याद आ रही है, इसलिए वह उनकी याद में रो रही थी। तो मैंने उनकी आंसू पोंछते हुए गले लगा लिया और चुप कर आया। मैं भैया से बोली कि गले लगाकर ऐसे आंसू पहुँचने का यह कौन सा तरीका है, मैंने पहली बार देखा था। उस वक्त मैंने देखा कि मेरी माँ का चेहरा भी थोड़ा उदास था। फिर मैं सोचने लगी कि भैया द्वारा दिए गए अधिकांश कारण सत्य ही होंगे, इसलिए मैं रसोई में गई और माँ के लिए पानी लेकर आई। मैंने ही माँ से कहा कि माँ आप रो मत, भैया और मैं आपकी देखभाल के लिए यहाँ है ना। फिर माँ मुझे प्यार से अपने गले लगा लिया। जैसे ही माँ शांत हुई मैं अपने कमरे में चली गई। अगले 5 दिन ऐसे ही बीत गए। उस दिन मेरी छुट्टी थी। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। आज मैंने अपनी नई माँ की तस्वीर बनाने के बारे में सोची, इसलिए मैं माँ के कमरे में गई और उन्हें पीठ के बल बैठाया और गर्दन घुमाने को कहा। मैं उन्हें अपने सामने बैठाकर हूबहू वैसा ही चित्र बनाने लगी। माँ ने थोड़ा अलग पोज देने के लिए अपने पीछे के बालों को एक तरफ कर दिया। माँ ने अपने पीछे के बाल अलग कर लिए। तभी मैंने उसकी पीठ पर कुछ नाखून निशान देखे। माँ आपकी पीठ को क्या हुआ, मैंने पूछी तो माँ बोली, यह तुम्हारे पापा के प्यार की निशानी है। यह कहकर वह शर्मिंदा हो गई। लेकिन पिछले 5 दिनों से पापा घर पर नहीं थे और मैं माँ की पीठ पर घाव देख रही थी। इसका मतलब माँ मुझसे झूठ बोल रही थी। अब मैं वही चित्र बना रही थी। फिर जैसे ही माँ ने भैया की आवाज़ सुनी तो वह मेरे सामने से उठी और तुरंत कमरे से बाहर चली गई।
मैं साफ देख रही थी कि माँ पापा से ज्यादा भैया की चिंता करती हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रही हूँ उसकी तस्वीरें ले रही हूँ। मैंने अपनी माँ की कई तस्वीरें पास रखी, इसमें माँ अक्सर भैया के साथ ही थी। आज रात जब मैं अपने कमरे में अकेली थी तो मैंने वह सारी तस्वीरें अपने बिस्तर पर फैला दी। उस तस्वीर को देखकर मुझे माँ और भैया के रिश्ते के बारे में कुछ अलग ही नजर आया। अनजाने में मैंने भैया और माँ की जो तस्वीर ली वह किसी हिंदी रोमांटिक पिक्चर के हीरो हीरोइन जैसी लग रही थी। मैंने माँ और भैया को कई बार एक साथ देखा था और वे सभी तस्वीरें मैंने खींची थीं। जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में तस्वीर खींची थी। फिर मैं सोची कि आज बिना बताए आज वह तस्वीर दिखाने के लिए माँ के कमरे पैर का स्पर्श करने का एहसास हुआ। तभी मैं अपना फ़ोन नीचे गिरा दी और उठाने के लिए मेज़ के नीचे झुकी तो देखी वह पैर मेरे भैया का था। भैया अपना पैर मेरे पैर के ऊपर क्यों घुमा रहे थे? मैं यही सोच रही थी, तभी भैया ने अपना पैर हटा लिया। कुछ देर बाद मेरा फिर से नज़र मेज़ से नीचे चली गई। तभी मुझे भैया और माँ का पैर एक दूसरे के पैर पर दिखे, जो एक दूसरे के ऊपर हिल रहे थे। और माँ भैया को बिल्कुल भी मना नहीं कर रही थी, उसे भी यह सब अच्छा लग रहा था। उस रात 10 बजे पापा घर आए। रात के खाने के बाद भैया अपने कमरे में सोने चला गया। माँ अपने कमरे में सोने से पहले दूध का गिलास लेकर जा रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ आप पापा को रोज़ ऐसा दूध क्यों पिलाती हो? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पापा को इसकी बहुत ज़रूरत है। उम्र के साथ उनकी ताकत कुछ कम हो गई है, लेकिन उनकी पत्नी अभी जवान है, तो जब आपके पापा यह दूध पीते हैं तो उन्हें एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। फिर मैं माँ से पूछी, कैसी ऊर्जा माँ? फिर माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा कि तू अभी यह सब बातें समझने के लिए बहुत छोटी है, यह दूध आपके पापा का एनर्जी ड्रिंक है। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मैं भी अपने कमरे की ओर चल पड़ी। अपने कमरे में जाने से पहले मेरी नज़र भैया के कमरे पर पड़ी। अंदर मैंने देखा कि भैया इस वक्त नहाकर तैयार हो रहे थे। वह शरीर पर स्प्रे मार रहे थे। मैंने सोचा कि वह किसी पार्टी या किसी चीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैं उससे बिना कोई सवाल किए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुझे माँ की चीखें सुनाई देने लगीं। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर देखी तो यह आवाज़ भैया के कमरे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे भैया के कमरे तक पहुंची तो भैया दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं छुपकर अंदर झांकी। तभी मैंने सामने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस समय भैया माँ को पीछे से पकड़कर माँ का चेस्ट दबा रहे थे। थोड़ी देर बाद भैया ने माँ को मुर्गी बना दिया और फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। तभी माँ ने मुझे भैया के दरवाजे पर खड़े देखते हुए देख लिया। अब मैं भी अपने कमरे में भागकर आ गई और भैया और माँ की खींची हुई फोटो को देखने लगी। ये सब देखकर मेरे मन में भी उन दोनों की तरह नकारात्मक विचार आ रहे थे। अब मुझे माँ की एक बात याद आ गई, अगर उन्हें कोई काम भी होता तो हर छोटे मोटे काम के लिए वह भैया को अपने कमरे में बुलाती थी। जब मैं उसकी मदद करने जाती तो वह मुझे बताती कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं इतना भी छोटी नहीं थी कि समझ ना पाती। भैया और माँ की मेरी खींची हुई उस तस्वीर को देखकर अब मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था। फिर मैंने शांति से अपने विचारों पर नियंत्रण किया, फिर बिस्तर पर गई और सो गई। अगले दिन पापा ऑफिस जाने लगे, तभी माँ कांपने लगी। माँ की तबीयत बिगड़ती देख भैया पापा से पहले डॉक्टर को घर ले आए। उस दिन हमें एक मीठी खबर मिली कि माँ गर्भवती है। माँ के गर्भवती होने की खबर सुनकर पापा बहुत खुश हुए। मैं भी अपने पापा की तरह बहुत खुश थी, लेकिन माँ और भैया के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे। उस दिन पापा ने छुट्टी ले ली। उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और मीठी खबर दी। आज पिताजी सारा दिन माँ के पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन माँ के चेहरे का रंग मैं देख सकती थी। पूरे दिन माँ ने मुझे भैया से बात करते नहीं दिखी, लेकिन कल की तरह आज भी वह भैया के कमरे में दाखिल हुई। मैं यह सोच रही थी कि माँ और भैया के बीच कुछ तो ज़रूर चल रहा है। मैं अपने कमरे से निकली और भैया के कमरे की तरफ चल दी। भैया के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, तो मैं अंदर देखी कि माँ ने भैया को कसकर गले लगा रखा है और वह भैया से कह रही थी कि शिवम, अब मैं गर्भवती हूँ, मुझे इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। माँ ऐसे बात कर रही थी मानो उसके पेट में पल रहा बच्चा पापा का नहीं बल्कि भैया का था। मैं उनके कमरे का नज़ारा देख रही थी। तभी पापा भी पीछे से आ गए और मैं क्या देख रही हूँ ये देखने के लिए मेरे पीछे खड़े हो गए। तभी पापा ने भी वह सब देखा जो मैं देख रही थी। फिर पापा भैया के कमरे का दरवाज़ा पूरा खोल दिया। माँ और भैया को एक दूसरे की बाहों में देखकर पापा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन माँ और भैया को एक दूसरे के बाहों में देखकर उन्हें बहुत सदमा लगा। उस वक्त पापा ने माँ और भैया से कहा कि शिवम, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम अपना और अपनी बहन का ख्याल रख सकते हो, इसलिए कल सुबह मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए सऊदी चला जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें यही बताने आया था। ये अच्छा हुआ कि आप सभी मुझसे यहीं मिल गए। जैसे ही पापा कमरे से बाहर जाने लगे तो माँ ने उन्हें रोक लिया। भैया और माँ के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया था। तभी माँ कुछ और बड़बड़ाने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है कि मैं आपके साथ सऊदी नहीं जा सकती। मुझे शिवम पसंद है, मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा भी शिवम का ही है। माँ के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर पापा और मैं एक दूसरे पर हंसने लगे। पापा ने अपने हाथ में मौजूद तस्वीर शिवम को दिखाई। फिर पापा ने कहा, शिवम, तुमने अपने पापा के साथ जोखिम उठाया ये जानते हुए भी कि दीपिका मेरी पत्नी है, तुमने उससे रिश्ता बना लिया।
दोपहर को ही मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी। दोपहर को जब तुम्हारी बहन ने मुझे अपना बनाया और खींचा हुआ चित्र दिखाया तो उसमें तुम्हारा और तुम्हारी माँ का चित्र देखकर मुझे पता चल गया कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी सच्चाई उगलवाना चाहता था। पापा ने भैया से कहा, अभी तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। उस वक्त भैया की आंखों में आंसू थे और माँ रो रही थी। वह कहने लगी, हमें पछतावा है, लेकिन शिवम और मैंने जो किया वह हमारे सामने आई कठिन परिस्थिति के कारण था। शिवम ऐसी स्थिति में था कि वह कुछ नहीं कर सका। शिवम और मैं पिछले 2 साल से संपर्क में हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिवम और मेरी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। इसे पूरा करना ही था, इसलिए मुझे जो अच्छा लगा वह किया। लेकिन मेरा परिवार एक अमीर व्यक्ति चाहता था और आपका बेटा शिवम अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरे परिवार वाले कहीं और शादी करने जा रहे थे। मैंने बहुत समझाया, लेकिन शिवम के साथ मेरे पिता ने मेरी शादी करने से इनकार कर दिया। उस समय शिवम ने मुझे आपके बारे में बताया, अगर मैं आपसे शादी नहीं की होती तो मेरी शादी कहीं और हो गई होती। इसलिए हम दोनों ने यह प्लान बनाया। शिवम ने कहा, मेरे पापा से शादी कर लो और हमारे घर आ जाओ। आज या कल मैं पापा को सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन शादी के बाद आपसे सच बताने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। माँ की बात सुनकर पापा भैया के पास आए। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि शिवम को सही मौका कभी नहीं मिलता, हमें अवसर का लाभ उठाना होगा। तुम्हारे पास मैं पहले से ही हूँ। अगर तुम मुझे पहले बताया होता तो मैं दीपिका के साथ तुम्हारी शादी कब का करा दिया होता। ये सब धन तुम्हारा है और अभी तुम अपना डिग्री कंप्लीट करो, फिर यह नौकरी तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। पापा ने भैया को प्यार से गले लगा लिया। ये देखकर दीपिका समझ गई कि पापा उन्हें माफ़ कर दिए। फिर मम्मी ने एक और सच बताया, वह रोज़ रात को सोते समय पापा को दूध में दवा मिलाकर देती थी। तभी तो आज तक पापा ने उसे छुआ तक नहीं था। पापा उन दोनों को माफ़ कर दिए क्योंकि वे उनके अपने बच्चे हैं। फिर भैया को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत काम किया है तो उन्होंने पापा से माफ़ी मांगी। इसके बाद अगले दिन पापा ने मंदिर में ले जाकर भैया और दीपिका की शादी करा दी। इस तरह से मेरी माँ बनते बनते दीपिका मेरी भाभी बन गई और दीपिका के बच्चे को मिला उसके असली पिता का नाम। निर्देश जीवन में कुछ फैसले सही समय पर लेना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि समय बीत जाने के बाद उस बात पर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में